तो क्या आप भी भारत के टॉप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी CRE के बारे में। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम इसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 4576। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भर्ती साइकिल में निकली वैकेंसीज की संख्या है। मतलब हजारों लोगों के लिए अपने करियर को एक नई दिशा देने का मौका। इसका स्केल सच में बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक एग्जाम देकर कोई भारत के 26 टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक में पहुंच सकता है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक दरवाजा है, और आज हम यही देखेंगे कि इस दरवाजे को स्टेप बाय स्टेप कैसे खोला जाए। तो हमारा आज का सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम जानेंगे कि CRE असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम कैसा होता है, और फिर एग्जाम के बाद से लेकर अपनी सीट पक्की करने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये एम्स CRE है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है। मतलब एम्स नई दिल्ली इसे कंडक्ट कराता है और इसके जरिए भारत भर के कई एम्स और दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में ग्रुप B और C की पोस्ट्स के लिए भर्ती की जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह अप्लाई करने के बजाय बस एक एग्जाम दीजिए और कई दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। यहां देखा जा सकता है भर्ती करने वाली बॉडी एम्स है, 26 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और सिलेक्शन का प्रोसेस वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आसपास घूमता है, जिसके बाद अगर जरूरत हुई तो स्किल टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब एक नज़र में पूरी प्रक्रिया साफ है। और हाँ, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ क्लिनिकल रोल्स के लिए नहीं है। नर्सिंग और लैब टेक से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर कीपर तक, मतलब इसमें हर तरह के रोल्स के लिए मौके हैं। आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है आपके लिए भी यहाँ कोई रोल हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखें, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही चेक करना चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये है क्या, तो चलिए अगले कदम पे चलते हैं। अप्लाई कैसे करना है। यहां एक टिपिकल एप्लीकेशन विंडो का उदाहरण दिया गया है। देखिए, नोटिफिकेशन जनवरी में आता है, फिर अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है, और फिर करेक्शन विंडो भी खुलती है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ये तारीखें सिर्फ एक उदाहरण है। हर भर्ती साइकिल के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन चेक करना ही सबसे सही तरीका है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 3000 रुपये है, जबकि SC, ST और EWS कैटेगरी के लिए ये 2400 रुपये है। और जो लोग विकलांग हैं उन्हें फीस में पूरी छूट दी गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पेमेंट कर दें। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है। आखिर में जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है उसे डाउनलोड करके सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे चलकर इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे अहम पड़ाव पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी अलग अलग जानकारी मिली। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि जनरल सेक्शन और डोमेन स्पेसिफिक का रेशो 80-20 का है, तो कुछ कहते हैं कि 75-25 का। तो असली बात क्या है? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि टोटल 100 सवाल ही होते हैं, लेकिन ये जो डिवीजन है ना, ये थोड़ा बहुत बदल सकता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमेशा अपने एग्जाम साइकिल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही चेक करें। वही आपका फाइनल गाइड है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती। जैसे 100 सवाल होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, हर सही जवाब के लिए +4 और हर गलत जवाब के लिए -1। लेकिन सबसे क्रिटिकल पार्ट यह है, एग्जाम को 5 सेक्शंस में बांटा गया है, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट, और आप पीछे नहीं जा सकते। मतलब एक बार आपने कोई सेक्शन पूरा कर लिया तो वो लॉक हो जाएगा। इससे टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, मान लीजिए कि CBT दे दिया, अब आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। एग्जाम के बाद सबसे पहला स्टेप होता है प्रोविजनल रिजल्ट्स का आना। इसमें उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर होते हैं जिन्हें अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर एक PDF फाइल के तौर पर जारी की जाती है।
और इसके बाद चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ती हैं। जरा इस उदाहरण वाली टाइमलाइन को देखिए। दिसंबर में एग्जाम हुआ, जनवरी में रिजल्ट आ गया और फिर लगभग तुरंत ही चॉइस फिलिंग के लिए एक बहुत जरूरी विंडो खुल जाती है। ये एक बेहद अहम स्टेप है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो एक अच्छे रिजल्ट को अपॉइंटमेंट लेटर में बदलने के लिए जो आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कदम है, चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। तो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए ये 4 आखिरी पड़ाव हैं। सबसे पहले आपको अपनी चॉइस भरनी होती है, मतलब अपने पसंदीदा एम्स इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन रैंक करना होता है। फिर आपकी रैंक और पसंद के आधार पर सिस्टम आपको एक सीट अलॉट करता है। इसके बाद कुछ खास रोल्स के लिए एक स्किल टेस्ट हो सकता है, जैसे स्टेनो या एलडीसी के लिए। और आखिर में जो फाइनल स्टेप है वो है अलॉट हुए एम्स में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना। और इस प्रोसेस को और असलियत से जोड़ने के लिए ये देखिए, ये एम्स भुवनेश्वर की एक असली नोटिफिकेशन का हेडर है जिसमें कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सच में होता है। लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं। उसी लिस्ट से ये कुछ उदाहरण हैं। देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर लैब अटेंडेंट तक। इससे पता चलता है कि कितनी अलग अलग तरह की भूमिकाओं पर भर्ती हो रही है। हर रोल नंबर के पीछे एक कैंडिडेट की कहानी है जो अपने आखिरी पड़ाव के बहुत करीब है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी पक्की हो गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट की गारंटी नहीं है। फाइनल सिलेक्शन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही होता है। तो ये है पूरा रोड मैप, एम्स CRE का पूरा सफर। इसमें कई पड़ाव हैं, लेकिन अब रास्ता बिल्कुल साफ है। ये मौकों से भरा एक रास्ता है जिसकी हर डिटेल अब सामने है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई तैयार है या नहीं, सवाल ये है कि पहला कदम कब उठाना है।